गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10 क्लास का लाइट चैप्टर ऑलरेडी जानते हो। जो कोरोना के चलते बहुत क्लास सफ़र कर रहा है, तो मेरा अभ्यास प्रयास रहेगा ये रिफ्लेक्शन ऑफ एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए पहला जब हम चैप्टर शुरू करते हैं लाइट का, तो लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब आप किसी डार्क रूम में घुसते हो तो आपको कोई चीज़ दिखता नहीं है। जैसे ही स्विच ऑन करते हो लाइट का तो सब कुछ दिखने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइट हमको कोई चीज़ देखने में एनेबल्स करता है। लाइट की मदद से हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम कलरफुल वंडरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। तो चलो, रेनबो का फॉर्मेशन, सुबह में सन का रेडिश अपीयर्स होना, इमेज फॉर्मेशन, मिरर के सामने जाते हैं तो मैं अपना फेस, अपना चेहरा हम लोग देखते हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पाता है, तो लाइट के कुछ फिनोमेना के चलते। तो कौन कौन सा फिनोमेना हमको पढ़ना है उसको मैं एक लिस्ट किया हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। और अगला टॉपिक से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सब फिनोमेनन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइट का कंसेप्ट क्या है, लाइट को स्टीम पार्टिकल्स ऑफ थ्योरी, पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर लाइट को पार्टिकल माना गया है। जो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, जो कुछ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल जो मासलेस होते हैं, जिसको फोटोन कहा है, उसके पुंज के रूप में, उसके बीम के रूप में ट्रैवल करता है। और दूसरा है जो लाइट एक वेव के रूप में जाता है। तो कैसा वेव है लाइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट है, डी ब्रॉगली ने दोनों कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया। ये लाइट समटाइम्स बिहेव्स लाइक दैट द पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट। ये लाइट को पार्टिकल्स से का कंपोजिशन माना गया, और दूसरी कुछ कंडीशंस में लाइट को वेव के रूप में एज्यूम किया गया। तो यानी दोनों कंसेप्ट को एज्यूम किया गया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिसको कहते हैं डी ब्रॉगली वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो चलो, उसमें हम लोग को ज़्यादा जाना नहीं है। तो लाइट के दो पार्ट हुआ। पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट में क्या करता है, लाइट लीनियर प्रोपोगेशन करता है, किसी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव करता है। उसी कंसेप्ट पर हम लोग बहुत सारे फिनोमेनन को पढ़ेंगे। तो हमारा ऊपर क्लास में जाओगे, 12 में जाओगे तो रे ऑप्टिक्स आएगा, वेव ऑप्टिक्स आएगा। तो वेव ऑप्टिक्स के आधार पर बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, और रे ऑप्टिक्स के आधार पर बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ रे ऑप्टिक्स के आधार पर हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जैसे लाइट का लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है, इसको कैसे प्रूव करोगे। यदि एक छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट लो, उसके आगे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो तो उसके पीछे शैडो बनता है। तो ये शो करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है। तो चलो, बहुत ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ फिनोमेना आप नीचे क्लास में भी पढ़ के आए हो, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो, तो उसी से शुरू करना है। पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट पर बेस्ड है, जिसको रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो चलो, रे ऑप्टिक्स ही हमको पढ़ना है क्लास 10 में। वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तो 12 क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो चलिए, अब हमारा पहला टॉपिक्स क्या है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ज़्यादा उसकी हम लोग एनसीईआरटी को फोकस करते हुए, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन याद किए, क्वेश्चन को मोड़ दिया तो आपसे बनता नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल ही रहेगा, क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा। यदि आप कंसेप्ट जानोगे तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो आप आसानी से बना सकते हो। तो चलो, पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप जानोगे, जो मान लेते कोई ये सरफेस है, कैसा सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ से लाइट बेंड होके उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट मिरर। अब क्या है ना, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आया, इससे स्ट्राइक किया, टकरा के इधर लौट गया, तो आने वाला रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इस रे को क्या कहते हैं, इसका नाम दे दीजिए ए ओ। कौन सा रे है, इंसिडेंट रे।
और ओ बी कौन सा रे? ये तो रिफ्लेक्टेड रे है। अब क्या है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो इस एंगल को कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है आर, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको देखना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है इस फिनोमेना में? आप क्या देखते हो? कोई रे ऑफ लाइट आया, किसी सरफेस से स्ट्राइक किया, और जिस मीडियम में आया था उसी मीडियम में रिटर्न हो गया। तो लाइट के इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन आप चाहोगे तो लिखोगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस फ्रॉम ए सरफेस, या when a ray of light falls on a reflecting surface after striking it returns in the same medium. This phenomenon of light is known as reflection of light. तो ये है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप नीचे क्लास में भी पढ़ के आए हो, तो क्या लिखोगे? इसका डेफिनेशन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी पढ़ के आए हो नीचे क्लास में। तो इसको शॉर्टली ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब क्या है ना, जब व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम एंड यू ड्रॉ ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब क्या है ना, तो आप एक रिलेशन पाओगे, आई बराबर आर, आई बराबर आर। तो ये हो गया, आई क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई को, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला नियम हो गया। इसका वर्ड में भी लिख सकते हो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉज हुआ। दूसरा क्या हुआ? जो एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। आपको किसी किताब की मदद से, एक किताब की मदद से बता देता हूँ। सेम मीडियम का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर फॉल्स कर रहा है, देखिए मान लीजिए एक किताब है, ये है सरफेस, यहाँ पर देखिए ए रे ऑफ लाइट यहाँ पर फॉल्स कर रहा है। ए रे ऑफ लाइट आया, कहाँ से आया? तो सरफेस ऑफ द बोर्ड से आया, इसी सरफेस पर रिटर्न हुआ, यहीं पर नॉर्मल किया, तो आई आर ए हो गया। अब क्या है ना, इंसिडेंट रे कहाँ पर है? तो बोर्ड पर है, वाइट बोर्ड पर है। नॉर्मल क्या है? तो वाइट बोर्ड पर है। इंसिडेंट रे है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एक ही प्लेन में हुआ कि नहीं? तीनों एक ही बोर्ड पर हुआ कि नहीं? तो कहने का मतलब हुआ ये इंसिडेंट रे। फिर से देखिए, ये जहाँ फॉल कर रहा है उसके मतलब नहीं है, मान लो बुक पर फॉल कर रहा है, लेकिन ये आ रहा है बोर्ड से होते हुए, तो रे ऑफ लाइट यहीं इसी होते हुए जाएगा, यहीं पर नॉर्मल किया रहेगा। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो दूसरा हुआ इंसिडेंट रे और कौन? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। जिस प्लेन में आता है उसी प्लेन में रिटर्न होते हैं। एंड नॉर्मल ड्रॉन, नॉर्मल ड्रॉन कहाँ किए हैं? नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइन सेम प्लेन, ऑल लाई इनमें तीनों क्या होता है? सेम प्लेन में होते हैं। ये दूसरा हुआ, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ हुआ। तो आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन।
तो इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर का आपने पढ़ के आया है। तो प्लेन मिरर का सिंपली मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम में उसको उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हमको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, तो हम लोग प्लेन मिरर के बारे में एक इमेज बना देता हूँ। अब क्या है ना, इमेज जब बनाते हैं तो पार्टिकल के 2 पॉइंट का बनाते हैं, एक अप का एकदम अपर पार्ट का, एक लोअर पार्ट का। तो चलो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का 2 पॉइंट ले लिया, ए और बी। तो बी, ए से भी 2 रे जाएगा मिरर पर, अब बी से भी 2 रे जाएगा। तो चलो ये नॉर्मली फॉल किया तो नॉर्मली रिटर्न होगा, एक ऑब्लिकली फॉल हुआ तो ये यहाँ पर ऐसे पॉज करेगा, तो ये आई हुआ तो ये आर हुआ। इसको पीछे बढ़ाते हैं, जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर क्या हो गया, ये बी डैश हो गया। अब ए के लिए भी 2 पॉइंट लेंगे, तो ए से आया तो नॉर्मली आया तो रिटर्न हो गया, ए से ऑब्लिकली फॉल हुआ तो ऑब्लिकली ऐसे जाएगा। अब इसको भी पीछे बढ़ाते हैं तो हमारा ये डैश का इमेज हो गया। तो आप देखोगे ये इमेज जब बनता है प्लेन मिरर के द्वारा, तो ए बी बराबर ए डैश बी डैश, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। जितना आगे रहेगा, मान लेते हैं एक्स आगे है तो एक्स पीछे बनेगा, और लैटरल एक्स माने सो अहेड, सो फार फ्रॉम मिरर, सो फार फ्रॉम मिरर, मिरर से जितना ही दूर रहेगा, सो बिहाइंड मिरर, सो बिहाइंड मिरर, ये बनेगा। और क्या होता है, आप मिरर के सामने जाते हो, प्लेन मिरर के सामने, तो आपका सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट इमेज बनता है। और लेटरल इन्वर्टेड, यदि लेफ्ट उठाओगे तो लगेगा ये राइट उठा रहे हैं, तो लेटरल इन्वर्टेड। तो ये सब प्रॉपर्टी है। तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनेगा, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही पीछे इमेज बनेगा, जितना साइज में रहेगा ऑब्जेक्ट उतना ही साइज में इमेज बनेगा। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, ये इरेक्ट बनेगा, माने जो पार्ट ऊपर है इमेज में भी वही पार्ट ऊपर होगा, जो पार्ट नीचे है इमेज में वही पार्ट। कहने का मतलब ये हमारा ये है, इसका ये हेड है, ये लेग है, तो ये इसी तरह रहेगा, इमेज भी इसी तरह बनेगा। अब क्या है ना, लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट वाला साइड राइट दिखेगा, राइट वाला साइड लेफ्ट दिखेगा। तो ये प्लेन मिरर का हो गया। तो प्लेन मिरर से हमारा क्वेश्चन ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको छोड़ते हैं। अब हम आएंगे स्फेरिकल मिरर में। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो क्या होता है, तो सेम साइज में होता है, जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे इमेज बनता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है, लेफ्ट वाला साइड राइट, राइट वाला लेफ्ट दिखता है, और क्या होता है, इरेक्ट बनता है, और वर्चुअल होता है, जिसको इमेज पर्दे पर हम नहीं बना सकते। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी है, आप याद रखोगे। अब क्या है ना, हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनाएंगे, जो एकदम आपका एनसीईआरटी का टॉपिक्स है, मैं उसी को उठाना चाह रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे आप उसी को समझिए। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जिसको कर्व मिरर भी कहते हैं। अब क्या है ना, आप इसको बनाएंगे कैसे। आप एक मिट्टी का घड़ा देखे हो तो कभी कभी ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, तो छोटे छोटे डिश टाइप का बनता है, छोटे छोटे डिश टाइप का ऐसे ऐसे दिखता है। तो लेकिन हम फिगर में ऐसे एक लाइन बनाते हैं तो ऐसा नहीं रहता, वो डिश रहता है, गोल रहता है। मिरर ऑलरेडी एक टुकड़ा छोटा छोटा एक गोल रहेगा, जिसमें बीच में गड्ढा रहेगा, एक गड्ढा रहेगा बीच में। तो ऑलरेडी स्फेरिकल मिरर एक डिश की तरह रहता है, जिसका पार्ट थोड़ा सा गड्ढा या थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। तो आप जब मिट्टी का घड़ा देखते हो, टूटा हुआ घड़ा के बहुत सारे डिश निकालते हो, तो यदि वो मिट्टी का घड़ा नहीं रहे, ग्लास का घड़ा रहे, हॉलो स्फीयर रहे, टूट जाए, तो उसको बनाएंगे क्या, या तो अपर पार्ट यानी उठा हुआ पार्ट को सिल्वर कर दें, या दबा हुआ पार्ट को सिल्वर कर दें, तो मिरर बन जाएगा। अब घर में चम्मच देखे होगे आपने, चम्मच देखे होगा, ऐसे चम्मच को, ऐसे चम्मच, एक गड्ढा रहता है। अब क्या है ना, एक गड्ढा है ऐसे चम्मच का,
अब देखा चम्मच ऐसे है, तो चम्मच भी एक स्फेरिकल मिरर की तरह काम करता है। अब इसका दो पार्ट हुआ। यदि ये वाला पार्ट हम देखते हैं तो एक डाउनवर्ड पार्ट, डिप्रेस्ड पार्ट सरफेस है, डिप्रेस्ड सरफेस है। इस वाला पार्ट को कहते हैं बल्जिंग आउट पार्ट, बल्जिंग आउट पार्ट या बल्ज्ड आउट पार्ट, बल्जिंग आउट सरफेस। तो आप चम्मच से भी देखोगे या आप इधर से भी अपना चेहरा देखोगे, नया चम्मच रहता है तो आप देखते हो अपना फेस को, इधर से भी देखते हो तो आप अपना फेस को देखते हो। तो ये मिरर ही हुआ। तो ये क्या है, स्फेयर का, इसे बनाओगे तो स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो गया। तो ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो गया। तो यदि डिप्रेस्ड सरफेस को आप मिरर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज करते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। और यदि इसको मिरर के रूप में ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, इधर सिल्वर कर दिया तो क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। यानी बल्जिंग आउट पार्ट यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, जहाँ से आप चेहरा को देखते हो, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वेक्स मिरर हो गया। तो आप जब किसी बड़े होल्स स्फीयर को, ग्लास का एक मान लो ये घड़ा है, ये इसको आपने तोड़ दिया, ये घड़ा है तो तोड़ दिया तो इसका बहुत सारा पार्ट मिलेगा, ए बी, यहाँ से सी, यहाँ से डी, यहाँ से ई। तो छोटे से ए बी पार्ट को यदि अब इसका सेंटर होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो यदि किसी हॉलो स्फीयर का कोई आपका मिरर पार्ट हो जिसका इनवर्ड सरफेस या आउटवर्ड सरफेस, यानी जो सरफेस ये कौन सा है, हॉलो स्फीयर है, कौन सी का है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है। अब क्या करेंगे ना, इसको जब ब्रोकन करोगे तो ये भी एक पार्ट मिला, डिस्क की तरह मिलेगा। ये भी अभी लाइन दिख रहा है लेकिन डिस्क की तरह ऐसे गोल गोल लाइन मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे हाथों को देखो, तो हम इसको मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। तो क्या पहला पार्ट है, यदि ये भी यहाँ ले लिया, इसको बाहर वाला सरफेस, आउटवर्ड सरफेस को सिल्वर कर दिया, ये क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। ये हमारा अंदर वाला क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो कौन सा मिरर होगा, जैसा कि आप चम्मच में देखे थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये हो गया कनकेव मिरर। क्या कौन सी हो गया, कनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, डिप्रेस्ड हो, इनवर्ड सरफेस हो, माने दबा हुआ सरफेस हो। तो रिफ्लेक्टिंग सिल्वर पार्ट, ये डिप्रेस्ड सरफेस, डिप्रेस्ड सरफेस क्या कर रहा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में कर रहा है, तो इसको कहेंगे कनकेव मिरर। इसके जस्ट अपोजिट आपने इसका ए बी पार्ट ले लिया। अब क्या है ना, ए बी ही पार्ट लिया, यदि आप इधर सिल्वर कर देते, इधर इनवर्ड सरफेस को, डिप्रेस सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन सा सरफेस है, तो बल्जिंग आउट सरफेस है। तो आउटवर्ड सरफेस जो सेंटर के अपोजिट साइड में है, ये सेंटर है ना जिस स्फीयर का, उसके अपोजिट साइड वाला पार्ट यदि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये है बल्जिंग आउट सरफेस, बल्जिंग आउट सरफेस। इसको क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो आपने देखा ये स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट हो गया, स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट हो गया। एक हो गया कनकेव मिरर बना सकते हैं, एक बना सकते हैं कन्वेक्स मिरर बना सकते हैं। तो चलिए
अब आपको कनकेव मिरर पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो, जो एक स्फेरिकल मिरर, एक मिरर जो स्फेरिकल स्फेयर का पार्ट है, होलो स्फेयर का पार्ट है, जिसका इनवर्ड सरफेस, डिप्रेस सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा हो, और जो आउटवर्ड सरफेस है, आउटवर्ड सरफेस है मैंने सेंटर के अपोजिट वाला सरफेस है, जिसको सिल्वर्ड कर दिया गया है, और इस तरह से हम इसको मिरर के रूप में ट्रीट करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। और यदि हमारा इनवर्ड सरफेस, डिप्रेस सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया और बल्जिंग आउट सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस साइड से हम अपने चेहरे को देखते हैं, मिरर के रूप में यूज करते हैं, तो ये कौन सा मिरर हो गया? कन्वेक्स मिरर हो गया। तो ये मिरर का दो पार्ट हो गया, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के पहले मिरर का बहुत सारा टर्म को जानना पड़ता है, तो जानो। तो मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर में दो पार्ट हो गया, आप इसको समझ लिख सकते हो। चलो क्या लिखेंगे? तो कनकेव मिरर क्या है? तो कनकेव मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर है। कनकेव मिरर का डेफिनेशन यदि लिखना हो, कनकेव मिरर, तो ये मिरर ए बी है, जो क्या है? एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है। तो इसका आउटवर्ड सरफेस जो सेंटर का अपोजिट साइड है, और ये डिप्रेस सरफेस है, इनवर्ड सरफेस है, इनबेंड सरफेस है, इनवर्ड सरफेस सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ जिस हॉलो स्फीयर है उसके सेंटर की तरफ जो सरफेस है, इनवर्ड सरफेस, या इनबेंड सरफेस, मुड़ा हुआ सरफेस, या डिप्रेस सरफेस, बहुत सारा नाम लिख सकते हो। डिप्रेस सरफेस कौन सी है? डिप्रेस सरफेस, द सरफेस अपोजिट टू द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये भी लिख सकते हो। तो ये हमारा यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और ये जो हम इसको सिल्वर्ड किए हुए, सिल्वर का लेप लगा है, सिल्वर्ड, ये कौन सा सरफेस है? तो बल्जिंग आउट सरफेस। तो द कनकेव मिरर में क्या लिखोगे? ए स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर क्या होगा? स्फेरिकल मिरर which inward surface acts as a reflecting surface and bulging out surface क्या है? is silvered such spherical mirror को क्या कहेंगे? such spherical mirror is called concave mirror हो गया, as shown in figure 1 concave mirror as shown in figure 1 में दिखाया गया है। तो चलो ये हो गया कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ोगे तो थोड़ा सा चेंज करना होगा। द स्फेरिकल मिरर, इसमें क्या होगा ना, ए बी पार्ट ले लिया मान लेते हैं। अब ए बी पार्ट का अंदर वाला पार्ट सिल्वर कर दिया, यानी इनवर्ड सरफेस, इनबेंड सरफेस, डिप्रेस सरफेस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इसका जिस साइड में सेंटर है ना स्फीयर का, जिसका ये मिरर पार्ट है,
उस साइड में हमने इसको सिल्वर कर दिया। तो ये डिप्रेस सरफेस बोलोगे तो बहुत अच्छा है। डिप्रेस मैंने दबा हुआ सरफेस क्या है, सिल्वर्ड किया हुआ, सिल्वर्ड। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में यूज कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कैसा है, बल्जिंग आउट सरफेस है, उठा हुआ सरफेस है, बल्जिंग आउट सरफेस। द सरफेस स्फेरिकल मिरर विच सरफेस इज अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। तो ये बल्जिंग आउट सरफेस। तो ऐसे मिरर को क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो यदि आप कन्वेक्स मिरर का फिगर बनाना चाहते हो तो फिगर इसको 2 मान लो। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब क्या है ना, ये वाला लाइन को थोड़ा सा मैं इस फिगर को हटाता हूँ, इसमें चेंज करके आपको कनकेव की जगह पर कन्वेक्स लिख देता हूँ। देखो कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, ये स्फेरिकल मिरर विच इनवार्ड सरफेस, इनवार्ड नहीं, इसमें इनवार्ड की जगह पर आउटवार्ड लिख सकते हो, चाहे बल्जिंग आउट सरफेस, बल्जिंग आउट सरफेस एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इनवार्ड सरफेस, इनवार्ड अंदर की तरफ जो है डिप्रेस सरफेस, इनवार्ड सरफेस क्या है, इज सिल्वर्ड, सिल्वर्ड। सच स्फेरिकल मिरर, ऐसे स्फेरिकल मिरर को क्या कहेंगे, सच स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ते हुए मिरर का टाइप। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है मिरर का, वो हम लोग पढ़ेंगे, तब हम इमेज फॉर्मेशन को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलो, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर क्या है आपने फिगर के साथ देखा, समझा। अब क्या कुछ टर्म है मिरर से रिलेटेड, उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। अब क्या है ना, अब इसको मिटाता हूँ। अब एक पहला चलते हैं कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, उसका कुछ सेंट्रल पॉइंट होगा। सेंट्रल पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल। पोल पहला टर्म है, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तब आगे स्फेरिकल मिरर को पढ़ने में समझने में आसानी होगी। स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों चलो, आपने मिरर लिया, ऐसा मिरर लिया, उसमें क्या होगा, ऐसा मिरर लिया तो मिरर तो ऐसे दिखता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, डिश होता है, ऐसे इस तरह का डिश होता है जो बीच में थोड़ा गड्ढा होता है। तो क्या है ना, इसका कोई सेंट्रल पॉइंट होगा। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। इसका सेंट्रल पॉइंट होगा। इस सेंट्रल पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट को हम कहेंगे पोल। पोल, पोल एक पॉइंट होता है जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर में होता है। तो चले, पोल क्या है, या तो आप ऐसे सिल्वर किए हो या तो अंदर में किए हो, लेकिन पोल तो फिक्स होगा। तो पोल क्या है, तो द सेंट्रल पॉइंट, मैंने सेंटर में जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, या स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल हो गया। अब क्या है ना, दूसरा चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझना है तो सबसे पहले एक स्फीयर बनाइए जिसका मिरर एक पार्ट है, ये भी एक मिरर है। तो इसका सेंटर जो हुआ ना, सी, जिसका स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है, उस स्फीयर के सेंटर को क्या कहते हैं, उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ऑलरेडी आपने देखा यहाँ पर थोड़ा फिगर दूर में बना दिया, मान लेते हैं ये ऐसे डॉट डॉट करके बना दिया। तो आपने एक मिरर ले लिया यहाँ पर ए बी,
ये हॉलो स्फीयर है जिसका सेंटर है सी, तो उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है, तो सेंटर इस मिरर के लिए क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच, जिसका, ऑफ विच माने ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। तो स्फेरिकल मिरर उस स्फीयर का क्या है, एक हिस्सा है। तो स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, एक पार्ट है, क्या कहलाता है, इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो आपने देखा जो इस स्फीयर को तोड़ा, मिरर बनाया ए बी, तो इस स्फीयर का सेंटर सी होगा ना, तो सी वाला पॉइंट और मिरर ए बी इसी पोजीशन में है, सी सेंटर वहीं पर है, तो ये सी क्या हुआ, इस ए बी के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इमेजिन करो जो मिरर हमारा ए बी वहीं पर है जहाँ पर स्फीयर की स्थिति में रहता, और उसका सेंटर है, तो इस स्फीयर का एक सेंटर सी है, तो ए बी हमारा आपका हो गया मिरर, स्फीयर का मिरर, सी वाला पॉइंट जो हो गया उस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब क्या है ना, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या है ना, यहाँ से मिला दीजिए, ये डिस्टेंस को आर कहते हैं, क्या कहते हैं, आर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर से पोल से सी के बीच के जो डिस्टेंस होता है, पी है पोल और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन किस, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर is called radius of curvature, radius of curvature। इसको कौन से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, आर। देखो ये ए बी हमारा मिरर है, पी इसका पोल है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस लाइन को मिला दो, पी और सी को मिला दिया तो क्या हो गया, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो लाइन पी और सी से पास करे, वही इमेजिनरी लाइन जो पोल और सी से पास करे, आइदर साइड, इधर भी पास करे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पास करे, उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन पासिस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आइदर साइड ऑफ द, आइदर साइड मतलब दोनों तरफ। तो लाइन तो इन्फिनाइट डिस्टेंस का होता है, इन्फिनाइट होता है, लेफ्ट में भी जाएगा इन्फिनाइट, इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक मिरर है, मान लेते हैं ए बी मिरर है, इधर इसको सिल्वर कर दिए हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो ये लाइन ऐसे पास कराओ, ऐसे जो दोनों तरफ जाए, तो इसको क्या कहेंगे, ऐसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, दोनों साइड पास करे, इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये लाइन पासेज थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको एक दो टर्म है, फोकस क्या है, फोकस क्या होता है, तो इसको समझने के लिए इसको पूरा को मिटा देता हूँ।
इसको फिगर के द्वारा समझना होगा। अब क्या है ना, फोकस क्या है, ये कौन सा मिरर है, ए बी, इधर सिल्वर कर दिया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ है तो कनकेव हो गया। ये आपका सी है और ये पी है, एक लाइन को बढ़ा दिया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया सी। ये कौन सा हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आया, किसका पैरेलल, इंसिडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और इंसिडेंट हुआ। ये पैरेलल आया, किसके पैरेलल आया, ऑल इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करता है, ये किसी पॉइंट पर आके मिलता है, किसी पॉइंट पर आके मिला तो ये फोकस हो गया। ये कनकेव मिरर के लिए। और यदि आप कन्वेक्स मिरर रखते हो तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये है सी, ये है पी, तो जितने भी पैरेलल रे आएगा तो यहाँ पर डाइवर्ज होता है, ये डाइवर्ज हो गया, मैंने फैल गया। और कहाँ से अपीयर्स होगा, ये जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ मालूम पड़ता है वो फोकस हो गया, इसको फोकस कहेंगे। तो इसको फोकस कहेंगे ये। तो फोकस क्या होता है, कनकेव मिरर के लिए ऑल पैरेलल रे, ऑल इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितने भी इंसिडेंट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन कनकेव मिरर एंड ऑल इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स फ्रॉम डाइवर्जेज, मैंने डाइवर्ज हो रहा है कहाँ से, तो जिस पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ ऐसे निकलता हुआ मालूम पड़ता है उस पॉइंट को फोकस कहेंगे। तो फोकस क्या हुआ, कनकेव अलग अलग पढ़ोगे तो आसान रहेगा। तो फोकस फॉर कनकेव मिरर क्या होगा, तो कौन सा रे, ऑल इंसिडेंट रे, ऑल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द, किसके पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट, इट रिफ्लेक्शन दे मीट लिखो, दे मीट एट ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट करता है, मिलता है ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ देखो जितने भी पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक किसी पॉइंट पर मिल रहा है, इसी को फोकस कहेंगे। ऑल इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब फॉर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, ऑल इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्जेज, मैंने डाइवर्ज मैंने छितराना, कहाँ से, या तब लगेगा जो फोकस से छितरा रहा है, अपीयर्स होगा, अनुभव होगा, यहाँ से तो नहीं आ रहा, ये तो यहीं से रिटर्न हो जा रहा है, लेकिन हमको लगेगा ये सभी रे जो पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, तो फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, फोकस से आता हुआ मालूम होगा। तो चलो फॉर कनकेव मिरर ऑल इंसिडेंट रे, ऑल इंसिडेंट रेज पैरेलल टू, किसके पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन,
आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? दे एपियर डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ मालूम पड़ेगा। दे अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब क्या है ना, एक दो बातें और हैं जो हमको सीखना है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टर्म को नहीं समझोगे तो आगे आपको स्फेरिकल मिरर समझ में ही नहीं आएगा। अब क्या है, फोकल लेंथ क्या है? तो फोकल लेंथ क्या है ना, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पी मतलब पोल, एफ मतलब फोकस। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकस डिस्टेंस कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ द डिस्टेंस